अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के अंदर, एक शॉकिंग किस्म के रिविलेशंस आज सामने आई हैं। इस पे मैं प्रोग्राम के एंड में बात करूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हुई है चंद घंटे पहले वहाँ पे। उससे बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि चंद रोज़ पहले इमरान खान ने पब्लिकली ये इल्ज़ाम लगाया था कि बाहर की फोर्सेज इमरान खान की सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं और उन्होंने एक ख़त का भी जिक्र किया कि इमरान खान को ख़त लिखकर धमकी दी गई है कि आप अपनी हुकूमत को ख़त्म कर दें। उस ख़त के लिए अभी तक ये डिटेल्स सामने आ रही थी पाकिस्तानी मीडिया में कि 6 या 7 मार्च को इमरान खान को वो ख़त मिला है और उस ख़त के फ़ौरन बाद अपोजिशन की तरफ से सरकार गिराने के लिए अचानक से अटैम्प्ट्स तेज़ हो गई हैं। मतलब इनको यहाँ पर ये ख़त मिला है, लेकिन उस ख़त के अंदर एक डिटेल सामने आई है मीडिया के अंदर पाकिस्तान में कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिससे कान खड़े हो गए हैं सबके कि ये क्या हो रहा है। अभी तक मामलात देखें 50-50 हैं, सियासी तौर पर मामलात 50-50 हैं। कहा नहीं जा सकता कि इमरान खान रहेगा या नहीं रहेगा। इस मौके पे ज़रा आप इस खबर का भी जायज़ा ले लें, इसको देख लें कि होता क्या रहा है दुनिया के अंदर। चंद साल पहले अमेरिका का टॉप का न्यूज़ आउटलेट है वॉशिंगटन पोस्ट, इसमें एक अजब सी खबर छपी थी। मतलब उनकी जो खुफिया एजेंसी है CIA, उनके कुछ पुराने जो कारनामे हैं ना उनके हवाले से खबरें छपी थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि द US ट्राइड टू चेंज अदर कंट्रीज गवर्नमेंट्स 72 टाइम्स ड्यूरिंग द कोल्ड वार। जब अमेरिका सोवियत यूनियन की लड़ाई चल रही थी तो 72 मरतबा अमेरिका ने दुनिया की मुख्तलिफ हुकूमतों में सरकारों को धबड़दूस करने की कोशिश की, लेकिन इन 72 कोशिशों में उसको कामयाबी सिर्फ 26 में मिली थी। 26 मरतबा वो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों में सरकारें गिराने में कामयाब हुए, बाकी उनकी अटैम्प्ट्स फेल हो गई थी। अच्छा, ये बात याद रहे कि ये सारी जो फिगर्स हैं ना ये 1947 से लेकर 1989 तक की हैं, जब कोल्ड वार चल रही थी सोवियत यूनियन और अमेरिका की, उस तक की हैं। इसके बाद उन्होंने जो अटैम्प्ट्स की हैं, जो उन्होंने गुल खिलाए हैं, वो अलग नंबर्स हैं, उसके बारे में कुछ अभी तक डिटेल सामने नहीं आए। चाइना क्यों कहता रहता है कि ये जो सिस्टम है अमेरिका का ये जंगल का कानून है? चाइना क्यों कहता है कि आपकी जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है वो गलत है? अमेरिका वो कहता रहता है ना, वो क्यों कहता रहता है? वो कहते हैं अमेरिकन को कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी का मतलब है कि अमेरिका से वफादार बन के रहो। अगर कोई मुल्क आपसे वफादार है तो आपके नज़दीक वो डेमोक्रेट है, अगर आपके और उनके इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है तो आपके नज़दीक वो अच्छा नहीं है। चाइना ओपनली कहता रहता है। और उन्होंने वैसे ये भी कन्फेस किया हुआ है इस रिपोर्ट में कि दूसरे मुल्कों के इलेक्शंस को चुराना सबसे कामयाब हरबा रहा है अमेरिका का। इलेक्शंस को चुराना मतलब इलेक्शन ही हाईजेक कर लेते हैं, ये भी होता रहा है दुनिया के अंदर। लिहाजा ये जो कुछ अर्सा पहले म्यांमार में इलेक्शंस हुए थे जिसमें आंग सान सूकी साहिबा बड़ी भारी अक्सरियत के साथ जीत कर आई थी, वो कैसे जीत कर आई होंगी इसका आप अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। मिलिट्री जनता जो वहाँ की है उन्होंने तो इल्ज़ाम लगा दिया था कि ये तो धांधली हुई है, रेगिंग हुई है इलेक्शंस के अंदर, इनको जितवाया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसे हुआ होगा। इसके अलावा आप देख लें कि इंडिया के अंदर बीजेपी किस तरह जीतती है, इसका भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। देखें, कोविड के अंदर इंडिया दुनिया का अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो मुतासर मुल्क था वो इंडिया था। इंडिया के अंदर एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, यूपी, सबसे ज़्यादा कोविड ने तबाही यूपी के अंदर फैलाई, तबाही फैला दी, सिस्टम गिरा दिया पूरा का पूरा। मतलब दुनिया भर में वो जो डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी उसकी पिक्चर्स वायरल हो गई दुनिया भर में। लेकिन आप देखें कि उसके बावजूद वही बंदा इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ यूपी में जीत जाता है। कैसे? वहाँ पे कोई जिन है, कोई पत्थर हैं, कोई रोबोट्स हैं, उनके सीने में दिल नहीं है, उनको दिमाग नहीं है, सोच नहीं है, उनको याद नहीं होगा कि क्या हुआ उनके साथ, इस हुकूमत ने क्या किया, लेकिन फिर भी जीत गए। कैसे जीते होंगे आप खुद सोच सकते हैं, मैं इस पर ज़्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ। वॉशिंगटन पोस्ट ने मज़ीद लिखा था कि मेडलिंग इन फॉरेन इलेक्शंस इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल कोवर्ट टेक्टिक एज रशिया में नॉट बी सरप्राइज टू लर्न। दूसरे मुल्कों के इलेक्शंस में जुगाड़ करना, इंजीनियरिंग करना, ये फेवरेट मशगला है इनका, सबसे कामयाब हरबा इनका यही है। और ये भी इंकशाफ हुए हैं कि अमेरिका मिलिटेंट्स जो है ना, मिलिटेंट ग्रुप्स, उनको भी यूज़ करता रहा है हुकूमतें गिराने के लिए। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर TTP और दीगर खारजी ग्रुप जो होते हैं,
इसमें भी वैसे अजब बात नहीं होगी अगर पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि बाहर के फोर्सेस और बाहर के हाथ मुलविस हैं इनके पीछे, इसमें भी कोई अजब बात नहीं होगी। ये सारे फैक्ट्स जहन में रख के आप इमरान खान की चंद रोज़ पहले वाली तकरीर पे इस हिस्से पे गौर करें जिसमें इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर पहले पास्ट में रिजीम चेंज करने की बात की और फिर वो ख़त दिखाया जो उसको भेजा गया इस धमकी के साथ कि यू शुड स्टेप डाउन। अब इसको हम डिप्लोमेसी कहें या गुंडागर्दी कहें, जो भी कहें, लेकिन बहरहाल ये दुनिया आज की ऐसी है, आजकल की दुनिया ऐसी ही है। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है, मतलब है सही, फैक्ट है अपनी जगह पे। अच्छा, जब पुतिन जैसा पावरफुल लीडर ही धमकियां सह रहा है कि तुम्हें पावर में रहने नहीं देंगे, तो इमरान खान तो उसके मुकाबले में इस वक्त वो लेवल नहीं रखता ना आलमी सियासत में। लेकिन पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान अहम मुल्क है, ये बात याद रखें। चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, सबके लिए पाकिस्तान अहम मुल्क है और चीन के लिए तो ख़ास तौर पर इम्पोर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पर आखिरी हरबा अमेरिका का यही हो सकता है कि हमारी सरकार यहाँ पर होनी चाहिए। अब ऐसे में एक बड़ा अहम इवेंट ये होने जा रहा है कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर 2 अहम तरीन मुल्कों के दौरे पे जा रहा है। इन हालात में जब इमरान खान की हुकूमत के ऊपर पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि अमेरिका की तलवार लटक रही है, पीटीआई के जो सर्कल्स हैं उसमें ये बात चल रही है कि अमेरिका इसके पीछे है, तो एक तलवार लटक रही है। और उस वक्त इमरान खान की पार्टी का जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो कि ख़ुद भी चंद रोज़ पहले कह चुका है कि बाहर से कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं सरकार के खिलाफ, मुझे पता है, तो ऐसे में वो चाइना जा रहा है, विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। चाइना में असल में वो 3 रोज़ के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक एक तो कॉन्फ्रेंस है, लेकिन यकीनन इसके अलावा इस इशू पे भी बात होगी वहाँ पे। मतलब ऐसा हो नहीं सकता, इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और उस पर बात ना हो वहाँ पे, ऐसा कैसे हो सकता है। और दूसरा ये होने जा रहा है कि चाइना के बाद वो जाएंगे सीधा मॉस्को, रशिया। इन हालात में जब अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि रूस को आइसोलेट कर दें, ऐसे में पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पहुँच रहा है। और एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज का ये जो खेल चल रहा है, इस हवाले से ये दौरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमरान खान ने अपने जलसे में कई बार कहा कि ये सोशल मीडिया का दौर है, पहले वाला दौर नहीं है। ये क्यों कहा इमरान खान ने? सोचने की बात है ना, ऐसा क्यों कहा इमरान खान ने कि ये सोशल मीडिया का दौर है? क्यों? क्योंकि वो असल में उन फोर्सेस को, अब अमेरिका है या जो भी है पीछे, आई डोंट नो, मतलब वो खुद कह रहे हैं अमेरिकन हैं पीटीआई के लोग, लेकिन जो भी है उन सारी फोर्सेस को इमरान खान ये मैसेज दे रहा है कि अगर मेरी सरकार गई ना तो आपका नाम एक गाली बन जाएगा पाकिस्तान में। मैं इतना लोगों को आपके ख़िलाफ़ कर दूंगा, इतनी आपकी कारस्तानियों से उनको आगाह करूंगा, बल्कि पाकिस्तानी नहीं पूरे रीजन के अंदर। सोशल मीडिया की कोई बाउंड्रीज नहीं होती ना, सोशल मीडिया तो पूरी दुनिया के अंदर होता है, मतलब सबकी जेब में मोबाइल है, उसमें कैमरा है, हर कोई जर्नलिस्ट बना हुआ है। अब देखें इस तरह का दौर है ना, तो इसीलिए वो कह रहा था सोशल मीडिया का दौर है, मतलब सबको पता चल जाएगा कि वहाँ पर आप किस तरह की सरकारें बनाते हैं। तो जो आप बना के आएंगे उन पर तो किसी की ट्रस्ट होगी ही नहीं, वैसे ही लोग उसको मानेंगे ही नहीं। इसीलिए उसने कहा कि अगर इनजस्टिस हुआ ना तो वो सब लोगों को पता चल जाएगा, तो इसी को पहले वाले ज़माने रहे नहीं है। अब आखिर में वो जो मैंने कहा था कि सबसे बड़ी, बहुत ही एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के अंदर चंद घंटे पहले, वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि भाई कुछ देर पहले ही पाकिस्तान के जो पीटीआई के जो सरकारी वज़ीर हैं ना, हुकूमत के वज़ीर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें उन्होंने शॉकिंग किस्म की कुछ रिवलेशंस किए हैं, कुछ इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि वो जो ख़त था ना जिसकी इमरान खान बात कर रहा था, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट में पेश हुई है ना, इससे पहले का ख़त है और बाहर से एक फोर्स ने भेजा हुआ है। उस ख़त में ये लिखा था कि आपके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने वाला है। अभी आया नहीं था, लेकिन वहाँ पर पहले ही लिखा हुआ था कि आने वाला है। लिहाजा बेहतर होगा कि आप स्टेप डाउन खुद ही करें, खुद ही रिज़ाइन करें। अगर आप स्टेप डाउन नहीं करेंगे तो नताइज आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, ये उस ख़त के अंदर लिखा हुआ है। अब इसके बाद होने क्या जा रहा है, देखें, इमरान खान ने फैसला किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये ख़त देखना चाहे तो इमरान खान उसको दिखा सकता है। अब ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला बनता जा रहा है, तो इमरान खान ने कहा है कि वो प्रूफ सारे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो वो जो मैंने 2-3 दिन पहले ब्रॉड रिव्यू में बात की कि मुझे एक विंडो खुलती हुई नज़र आ रही है कि ये पूरा का पूरा वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, डेमोक्रेसी नहीं, अगेन आई एम टेलिंग यू, डेमोक्रेसी अपनी जगह रहेगी, लेकिन ये जो नंबर गेम वाला सिस्टम होता है ना कि 5 नंबर उसके हैं, 10 MNA उसके हैं, 15 इसके हैं, सब ने मिला के गवर्नमेंट बना ली,
ये वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम हो सकता है कि मॉडिफाइड हो या तब्दील हो जाए, डेमोक्रेसी रहेगी लेकिन सिस्टम हो सकता है कि तब्दील हो जाए, अगर वो सारे क्रेडिबल प्रूफ्स होते हैं और पता चल जाता है कि ये लूप होल्स हैं और इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो हो सकता है कोई फैसला ले ले कोर्ट और एक नया सिस्टम पाकिस्तान के अंदर हो जाए पैदा इस तरह से। तो ये पॉसिबिलिटी है। और अगर ये साबित हो गया ना कि बाहर के मुल्क इस तरह से पार्टियों को अपने साथ मिला के सिस्टम्स गिराते हैं, ये सारे अटैम्प्ट्स करते हैं, तो हो सकता है कुछ पार्टियों पे बैन भी लग जाए पाकिस्तान के अंदर, बड़ी बड़ी पार्टियों पे। दिस इज़ अ मैसिव डेवलपमेंट, एक्चुअली दिस इज़ अ मैसिव डेवलपमेंट। लेकिन अभी ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी ना वी विल टॉक अबाउट इट कि हो क्या रहा है। लेकिन अभी तक बड़े ही खौफनाक किस्म के इल्ज़ामात सामने आए। अब देखना ये है कि इससे क्या निकलता है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा इसमें से। ये जो खिचड़ी पक गई है ना पाकिस्तान के अंदर, कुछ ना कुछ तो निकलेगा इसमें से।